हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर सोशल साइंस लेसन नंबर 15 जो कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन है। ठीक है, इसका ये सेकंड पार्ट है और प्रीवियस जो सेक्शन था इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस लेसन we especially understood the concept of economic development and economic progress and what is basically the difference between economic development and progress। ठीक है, ये हमने समझा था और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ओके वो है फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि खास करके हमारे देश को लागू पड़ता है। ये टॉपिक जो है इंडिया को, हमारे कंट्री को लागू पड़ता है, क्योंकि हमारा नेशन, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि हमारा नेशन जो है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ओके, तो ये सारे फीचर्स इसलिए पढ़ना जरूरी है बिकॉज आवर इकोनॉमी इज आल्सो डेवलपिंग इकोनॉमी। सो व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी? तो सबसे पहले हमें समझना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2004, हालांकि ये डेटा काफी पुराना है, लेकिन 2004 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो निकाला गया था। उसके मुताबिक कंट्रीज हैविंग लेस देन $735 पर कैपिटा इनकम आर कैटेगराइज्ड एज डेवलपिंग इकोनॉमी। जो देश की पर कैपिटा इनकम, आपको याद रखना है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो हमेशा पर एनम होता है, सालाना होता है, पूरे साल भर की इनकम होती है। तो पूरे साल भर की पर कैपिटा यानी पर हेड इनकम, ठीक है, $735 से भी कम है तो वो डेवलपिंग इकोनॉमी माना जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कंट्री है वो इस कैटेगरी में आता है, यानी हमारे देश में पर कैपिटा इनकम $735 से भी कम है। इसलिए our country is a kind of a struggling nation, a developing economy, developing country. Okay, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडिया जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, दूसरे भी बहुत सारे, खास करके साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, मोस्टली सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज एंड मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्रीज। These countries come under the category of developing economy। तो ऐसे कंट्रीज के मेन फीचर्स क्या होंगे? सबसे पहला फीचर जो है वो है लो पर कैपिटा इनकम। इसके बारे में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि जो इनकम है पर हेड इनकम वो $735 पर ईयर, इससे भी कम होती है, तो इसका सबसे पहला फीचर है। सेकेंड वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पर कैपिटा इनकम कम होती है तो उसका रीजन भी डायरेक्टली पॉपुलेशन ग्रोथ ही होता है। ओके, हाई पॉपुलेशन। सो इन सच कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, द पॉपुलेशन इज वेरी हाई। इन केस इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ आवर ओन कंट्री, हमारे देश का अगर एग्जांपल दिया जाए, ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर आता है। ठीक है, करीबन 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। और वैसे देशों में पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट होता है दैट इज 2% और नियरली 2% पर एनम। इसका मतलब ये है कि सपोज हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है तो उसका तो 2% जितना भी होता है, इट इज लाइक 2.80 करोड़ पर एनम। हर साल इतना पॉपुलेशन प्लस होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो हम रफली ऐसा एस्टिमेट कर सकते हैं कि नियरली 3 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में हर साल बढ़ती है, जो कि बहुत ही इनर्मस ग्रोथ है पॉपुलेशन का। और इसलिए क्योंकि नेशनल इनकम का डिवीजन जो है वो टोटल पॉपुलेशन से होता है, इसलिए पर कैपिटा इनकम का आंकड़ा जो हमें मिलता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा लोगों में हमारी नेशनल इनकम का बंटवारा होता है, इसलिए पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये क्लियर लॉजिक है
कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से भी हमारा नेशन जो है और दूसरे भी बहुत सारे नेशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज कहे जाते हैं। थर्ड वन इज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। डेवलपिंग नेशन की एक तीसरा फीचर ये भी है कि उनकी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है, ठीक है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर निर्भर करती है। हमारे देश का वापिस हम अगर एग्जांपल लेंगे तो इवन टुडे आल्सो more than 60% of the total population is dependent on agriculture, ठीक है। और इसलिए जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और नेशनल इनकम में भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। यहाँ पे दिया गया है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ओके इज 26% और राउंड अबाउट 26%, ओके। तो और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उसी फील्ड में सबसे ज्यादा होता है। फोर्थ इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम is the very important feature of developing countries कि जितना भी इनकम होता है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। In case if we try to make a comparison between the developed countries and the developing countries, तो developed countries में ये जनरली देखने को मिलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो बराबर होता है, यानी कोई बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं होते हैं और कोई बहुत ज्यादा गरीब लोग भी वहां पे दिखते नहीं है, ठीक है। सभी मिडिल क्लास या तो हायर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं और सबका स्टेटस लगभग सेम होता है। ऑल द पीपल आर लिविंग कंफर्टेबली, दे आर ऑल लाइक इन अ पोजीशन टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स सो इजीली and at the same time even after fulfilling those requirements they are well in a position to live comfortably. They are in a position to maintain a particular level of lifestyle in their life, ठीक है। तो वहां पे डेवलप्ड कंट्रीज में ये सिचुएशन, लेकिन डेवलपिंग नेशन में ओवर हियर हाउ इट इज गिवन कि 20% पीपल आर सो रिच, कुछ 20% लोग जो होते हैं वो रिच होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। दे शेयर 40% ऑफ नेशनल इनकम। वो लोग 20% लोग 40% नेशनल इनकम के ऊपर अपना क्लेम करते हैं। यानी अगर आइडियली देखा जाए तो 20% पीपल शुड क्लेम ऑन 20% ऑफ नेशनल इनकम, लेकिन उसकी जगह पे 20% लोग जो है वो 40% नेशनल इनकम जो है वो ले जाते हैं, इसलिए वो रिच है। जिनके पास जरूरत से भी ज्यादा है, वो जरूरत से भी काफी ज्यादा कमाते हैं और जरूरत से भी ज्यादा नेशनल इनकम के ऊपर उनका होल्ड होता है। अब उसका कॉन्ट्रास्टिंग साइड ये भी है कि देयर आर 20% पुअरेस्ट पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि एक बहुत बड़ा रेशियो है, ठीक है। अगर 20% निकाला जाए 140 करोड़ की जनसंख्या का, तो ऑब्वियसली वो कुछ नियरली 30 करोड़ जो है उतनी हमारी जनसंख्या होती है। तो नियरली 25 से 30 करोड़ हमारी जनसंख्या ऐसी है जो कि पुअर है और उनका क्लेम जो है वो नेशनल इनकम में सिर्फ 10%। आइडियली जैसे आगे मैंने बोला, वैसे 20% पॉपुलेशन के पास 20% नेशनल इनकम का क्लेम होना चाहिए, ठीक है, तब जाके उनका लिविंग स्टैंडर्ड बराबर से रहता है। लेकिन ये जो पोर्शन है पॉपुलेशन का वो 20% है, जबकि उनके पास नेशनल इनकम का सिर्फ 10% आता है। इसलिए जो डेफिसिट रहता है 10% का, उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसकी वजह से ये लोग पुअर पीपल की कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए जो 5 बेसिक नेसेसिटीज है जो आप आगे ऑलरेडी समझ चुके हो, ओके, फूड, क्लोथिंग, एकोमोडेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, वो सारी बेसिक नीड्स भी उनके लिए पूरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। फिफ्थ वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में काफी ऊंचा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, ओके। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे टाइप्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे। आने वाला जो कोई दूसरा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उसमें
डिटेल में उनके बारे में समझाया गया कि डिसगाइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. We will understand that in detail. But over here we need to understand that the ratio of unemployment is very, very high. What is unemployment? Basically, unemployment वो सिचुएशन है कि जहां पे इंसान काम करना चाहता है लेकिन despite showing a willingness to work, he or she is unable to find work. Okay? वो अर्निंग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनको काम नहीं मिलता है. तो ऐसी परिस्थिति को, ऐसी सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. And there are thousands of people in our country who are looking for work, but unfortunately they don't get it. Okay? तो ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही भारी संख्या होती है डेवलप्ड कंट्रीज में. राइट? The sixth feature is poverty. Sixth one is poverty, which is a very, very common and prominent feature. ऑलरेडी वो चीज डिस्कस किया है कि ऐसे देशों में गरीबी जो है वो बहुत होती है क्योंकि नेशनल इनकम तो अच्छा खासा है लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स हैं. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ और फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, इसकी वजह से काफी बड़ा पोर्शन ऐसा है जो गरीब रहते हैं, जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती है. और जो रिपोर्ट में डिफाइन किया गया है कि पर एनम मिनिमम $735 उनको मिलना चाहिए पर कैपिटा इनकम, लेकिन उतना भी नहीं मिल पाता है, उससे नीचे मिलता है उनको इनकम. इसलिए इनको पुअर पॉपुलेशन की कैटेगरी में रखा जाता है. ओके, तो ये था सिक्स्थ फीचर. एंड द सेवेंथ फीचर इज ड्यूअल इकोनॉमी. दो टाइप की यहाँ पे इकोनॉमी देखने को मिलती है. किस तरह से हम इस बात को समझेंगे कि एक जगह पे अगर देखा जाए तो there are so many thousands of number of villages. गांव होते हैं हजारों की संख्या में, वहां पे लाखों करोड़ों की संख्या में गरीब लोग रहते हैं जो कि फार्मिंग करते हैं. कुछ जगह पे इंडस्ट्रीज भी होती है लेकिन वहां पे ओल्ड मशीनरीज होते हैं. ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर भी उनका बहुत ही ऑर्थोडॉक्स होता है, जो पुरानी मान्यताओं को मानते हैं और आज भी उसी को फॉलो करते हैं. एजुकेशन का कमी होता है वहां पे. ठीक है, और इंडस्ट्रीज या कॉटन इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे इंडस्ट्रीज चलते हैं लेकिन जितना एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं होता, कम होता है. ठीक है, तो ये एक कॉइन का एक साइड है. अब इसी कॉइन का अगर दूसरा साइड अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो देयर आर सिटीज हैविंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज. बड़े बड़े शहर होते हैं जहां पे मॉडर्न फैसिलिटीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज होती है, मॉडर्न लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज भी अच्छा खासा होता है, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल. ठीक है, कुछ ऐसे देशों के नाम हम ले सकते हैं हमारे देश के. बॉम्बे है फॉर एग्जांपल, हैदराबाद है, बेंगलोर है, दिल्ली है, अहमदाबाद है. तो ऐसे कुछ सिटीज हैं जहां पे लाइफस्टाइल एकदम मॉडर्न लेवल की है. लेटेस्ट इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होते हैं. Latest mode of transportation is also they are also heavily used in these cities. ठीक है, तो ये उसी कॉइन का दूसरा साइड है जहाँ पे हर एक चीज जो है वो मॉडर्न लेवल पे मेंटेन की, क्योंकि ये सिटी एरिया, इसलिए क्योंकि गांव के एरिया में ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं है. सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. सो ड्यूअल इकोनॉमी. उसके बाद का फीचर जो है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. इनसफिशिएंट, पुअर एंड इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. ठीक है, इसका क्या मतलब है? क्रूशियली वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सर्विसेज, बैंकिंग. ठीक है, ये सारी चीजों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे. यानी ये होता जरूर है हमारे देश में लेकिन जो रिक्वायर्ड लेवल पे होना चाहिए वो नहीं होता. ओके, कुछ कुछ जगह पे वो मॉडर्न फैसिलिटीज होती है लेकिन काफी जगह जो ऐसे होती है, काफी टाउन और छोटे शहर और जो गांव होते हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हाई लेवल पे
नहीं होता है, ठीक है। सो दे आर लेस लैकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज व्हिच हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ठीक है। हमें प्रोग्रेस अगर देखना होता है तो पूरे देश का देखना होता है, ऐसा नहीं कि कुछ शहरों में, कुछ गिने चुने हाई प्रोफाइल शहरों में बहुत ही हाई लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर दूसरे हिस्सों में अगर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है तो ऑब्वियसली उसको हम डेवलपिंग इकोनॉमी का ही दर्जा दे सकते हैं, ओके। और जो लास्ट फीचर है दैट इज द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, राइट, द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड का अगर हम बात करते हैं तो सीधे दो वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ओके। तो जो कुछ भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे देश में से जो कुछ भी हम एक्सपोर्ट करते हैं वो जनरली एग्रो प्रोडक्ट्स और फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करना एक अच्छी बात होती है, हम एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें आमदनी हो, हमें इनकम हो, फॉरेन रेवेन्यूज जनरेट हो, ओके। इसके लिए एक्सपोर्ट करना जरूरी है कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन क्योंकि हम एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है, उसकी ज्यादा कीमत हमें नहीं मिलती है, वो ऑलरेडी सस्ता होता है, ठीक है। सो दे आर लाइक व्हाट वी से, दे ऑलरेडी हैव अ लो मार्केट रेट, इसलिए इनकम जनरेशन हमें होता जरूर है लेकिन कम होता है। अब उसका कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन ये है कि जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा हमें इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट जो करते हैं वो चीजें जो होते हैं बहुत भारी इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मशीनरी होती है फॉर एग्जांपल, और हमें टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट करना होता है। फॉरेन ट्रेड इस तरह से हमारा चलता है, जो कुछ भी हम इंपोर्ट करते हैं उसकी वैल्यू हमें बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है। जैसे आगे हमने समझा कि एक्सपोर्ट के जरिए हमें इनकम होती है लेकिन कम होती है, क्योंकि लो रेट वाली चीजें हम बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसकी जगह पे हम जब इंपोर्ट करते हैं तो बहुत ही हाई रेट वाली, बहुत ही एक्सपेंसिव चीजों का, एक्सपेंसिव मशीनों का, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी का हमें इंपोर्ट करना रहता है, तो हमें चुकाना ज्यादा होता है बल्कि उसके सामने हम कमाते हैं कम, ठीक है। तो ये जो डेफिसिट पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसकी वजह से भी हमारा कंट्री जो है वो डेवलपिंग रह जाता है। आइडियल सिचुएशन, अगर किसी कंट्री को डेवलप कंट्री का दर्जा चाहिए तो उसका एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, और एक्सपोर्ट भी वैसी चीजों का होना चाहिए जिसकी वैल्यू या तो इनकम जनरेशन या तो रेवेन्यू जनरेशन जो है वो हाई रहती है, और जो कुछ चीजें वो इंपोर्ट करते हैं वो कम होती है और उसके लिए उनको कम पैसे चुकाने पड़ते हैं, तब जाके उस कंट्री को ओवरऑल जो है वो इकोनॉमिक वे में फायदा रहता है, बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो ये थे कुछ फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स। देयर आर 9 फीचर्स गिवन एज पर योर टेक्स्ट बुक, कि ये 9 फीचर्स जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी के मेन फीचर्स हैं, ओके। अब हम समझेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि हम बार बार ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि इकोनॉमिक्स, ओके, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, तो ये दोनों में फर्क क्या है। तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम किसको समझेंगे, ठीक है, कि ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले में इंसान को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, यानी कि पैसा मिलता है, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मर, आर्टिसन, बिजनेसमैन, टीचर्स, डॉक्टर्स एटसेट्रा, बैंक में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी है, ठीक है, ये लोग जो कोई भी काम करते हैं वो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं, क्योंकि उसके बदले में, उनके काम के बदले में उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन जो कोई काम करने के बदले में फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय द मदर, ओके, एक माँ अपने बच्चे का देखभाल जो करती है उसके लिए भी उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है,
ओके। और खास करके बच्चा जब छोटा होता है तो उसके लिए काफी, और हाउस होल्ड वर्क भी अगर वो करती है, हाउस वाइफ, ओके। तो ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा कि जिनकी जो मदर है वो हाउस वाइफ है, तो पूरा दिन का, पूरा घर का जो काम है दिन भर उसका चलता रहता है। इनफैक्ट उनको संडे को भी छुट्टी नहीं रहती, ठीक है, लेकिन बदले में उनको सैलरी नहीं मिलता है। तो ऐसे काम को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं, ठीक है। इतना समझने के बाद अब हमें समझना है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कौन कौन से टास्क या तो कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम कौन से हिस्से में रख सकते हैं, ठीक है। उसका बाइफर्केशन करना है तो 3 हिस्सों में हमारी इकोनॉमी को बांटा गया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस, ओके। तो प्राइमरी सेक्टर में हमें समझना है कि प्राइमरी सेक्टर में जनरली कौन कौन सी एक्टिविटीज को शामिल किए गए हैं। डायरेक्टली फ्रॉम द बोर्ड यू कैन अंडरस्टैंड दोज occupations which are included in primary sectors, okay, are agriculture, cattle rearing, fishing, cattle breeding, poultry farm, mining, obtaining or collecting forest products, etc. These occupations are included in primary sector, ठीक है। और जनरली डेवलपिंग नेशंस में ऐसा पाया जाता है कि मोर नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में हमने जो ऑक्यूपेशन उसके अंदर आते हैं वो हमने समझा। नाउ सेकेंडरी सेक्टर, as far as secondary sector is concerned, small and large scale industries, factories, construction, electricity, gas and water supply, ये सारे ऑक्यूपेशन या प्रोफेशंस सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, ओके। सो इट्स वेरी वेरी क्लियर लिस्ट फॉर यू। आपको ये तीनों में आपको ये लिस्ट समझना है कि कौन सी ऑक्यूपेशन कौन से सेक्टर में आते हैं, ओके। नाउ द लास्ट सेक्टर, द सर्विस सेक्टर इज, इन केस इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्विस सेक्टर, तो ये सर्विस सेक्टर ऐसा है जिसकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ओके। वी कैन लिस्ट आउट सर्टेन एक्टिविटीज लाइक ट्रेड, कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, education, health, banking, insurance sector, tourism and entertainment. ये सारे जो ट्रेड्स हैं या तो ऑक्यूपेशंस हैं या तो प्रोफेशंस हैं वो सर्विस सेक्टर में होते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली जैसे मैंने आपको आगे बताया कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में डोमिनेट करता है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा लोग एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि उनके इनकम जो है वो लो रहता है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ लो एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वेयर दे लिव, दे मेनली लिव इन द विलेजेस एंड देयरफॉर दे आर मोर इन्वॉल्वड इन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी नेशनल इनकम में ज्यादा रहता है, इसलिए नेशनल इनकम जितना होनी चाहिए उससे थोड़ा सा कम रहती है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी उनका ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहता है वैसे देयर इज अ राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिक्रीजेस इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर, जो कि एक अच्छी बात है कि जैसे समय आगे बढ़ता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है, एजुकेशन का ग्रोथ होता है, अवेयरनेस लेवल जो है बढ़ता है इंसान, उसकी बदौलत प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नेशनल लेवल में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में लोग जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं,
और ये दोनों ऐसे सेक्टर है, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, ठीक है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और नेशनल इनकम का के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगर लगातार ये दोनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, ठीक है, तो हमारा कंट्री डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड कंट्री जरूर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। आने वाले थर्ड लेक्चर में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की चर्चा करेंगे, जो कि टोटली नया टॉपिक है, ओके। तो जितना हम पढ़े हैं इस टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 122 तक हमने खत्म किया है। आने वाले लेक्चर में हम पेज नंबर 123 से शुरू करेंगे। तो इतना आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और अगर आपको टाइम मिलता है तो एडवांस स्टडीज भी आप कर सकते हो। Before watching the video lecture, it would be a very good idea to do some advanced studies so that the concepts would be understood very easily to you. Okay? So in the next lecture, in part 3 of this chapter, we are going to discuss factors of production. Thank you.